तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी के अंदर हम लोग दो पार्ट्स के अंदर ये कवर करेंगे, मेल एंड फीमेल जो है ना वो रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम लोगों ने फिजियो भी पढ़नी है। फिजियो के अंदर भी कुछ टर्म्स आएंगी बार बार जिनको हम यूज करेंगे। पहले हम उन टर्म्स का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक टर्म है गमीटोजेनेसिस, ठीक है। फिर उसके बाद है इंसेमिनेशन, फिर उसके बाद है फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद है क्लीवेज, और उसके बाद इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस। ये वो टर्म्स है जो आपको बिल्कुल पानी की तरह इनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब देखो, मुझे आप लोगों में से कोई बंदा बता सकता है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट या वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? ठीक है। अदील, आपको क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब आ रहा है? मुझे समझ नहीं आई। क्या रिप्रोडक्शन एक प्रॉब्लम है, ये कहना चाह रहे हो? आपकी आवाज, अच्छा, वॉइस सब लोगों की तरह मसला आ रहा है? वॉइस का सब लोगों की तरह मसला आ रहा है टू मेंटेन। ठीक है, ठीक है। तो यार वॉइस का सब लोगों की तरफ मसला नहीं आ रहा, बट जिसकी तरफ भी मसला है तो आप लोगों ने बता देना है। अच्छा देखो, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होती है? रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी होती है कि आपने ये जो जनरेशन है ना इसको कंटिन्यू रखना है। तो सिंपल याद रखो, टू मेंटेन दी जनरेशन, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी होती है। अब बात आती है कि जो आपका रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या चीज होती है? सिंपल सी बात है, अगर एक मेल फीमेल के साथ क्या करेगा, सेक्सुअल मेटिंग करेगा। मेटिंग का मतलब होता है कि अगर मेल और फीमेल आपस में क्या करेंगे, इंटरकोर्स करेंगे, ठीक है। तो उससे फिर आपकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी। अब उसको पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे गमीटोजेनेसिस को। गमीटोजेनेसिस क्या होता है? बेसिकली इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। जो गैमिट्स की फॉर्मेशन होती है ना, उसको गमीटोजेनेसिस बोलते हैं। अब बात ये आती है गैमिट क्या होते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर गैमिट्स की सिंथेसिस होगी इट इज गमीटोजेनेसिस। अगर मेल की बात की जाए तो मेल के अंदर गैमीट क्या है? स्पर्म है। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में स्पर्म क्या है? ओसाइट, या आपका जो एग होते हैं। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। तो स्पर्म एंड oocytes आर द गैमेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात ये आती है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास कह लो जी मेल है, और उसके बाद ये फीमेल है। अब जहरी बात है कि जो स्पर्म है, अगर ये स्पर्म फीमेल के अंदर जाएंगे तो तब जाके क्या होगा, रिप्रोडक्शन, ये जो आपकी प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहेगी। ऐसा ऐसा तो नहीं ना होता कि एक फीमेल खुद ब खुद ही जो है ना वो बच्चे पैदा कर रही है। ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब भी आपके पास रिप्रोडक्शन स्टार्ट होनी होती है या गमीटोजेनेसिस के बाद आपकी जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर जाइगोट बनते हैं, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब ये जाइगोट कैसे बनेगा? जाइगोट बनता है जब स्पर्म और एग या स्पर्म और oocyte आपस में मिलते हैं। अब जहरी बात है, ये जो स्पर्म है ये फीमेल की बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये oocyte के साथ मिलेंगे। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप एक तरह से फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर करते हो, उसको इंसेमिनेशन बोलते होते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म को एंटर करना, बस ये याद रख लो। फिर उसके बाद जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाएगा तो वहां पे जाके oocyte के साथ मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। अब देखो, ये जाइगोट एक सिंगल सेल है। अब इस सिंगल सेल ने मल्टीपल सेल्स के अंदर डिवाइड होना है। तो जब सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स के अंदर एक सेल कन्वर्ट होता है माइटोसिस के थ्रू, उसको बोलते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या है? आप एक सेल को मल्टीपल सेल्स के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका बेसिकली जब आपका जाइगोट मल्टीपल सेल्स के अंदर डिवाइड होते हैं ना, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये आपने प्लीज याद रखने। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ये एक मल्टी सेलुलर जो है ना वो आप कह लो कि पार्ट है। तो जाइगोट एक सिंगल सेलुलर है, लेकिन जब आप जाइगोट से मल्टी सेलुलर चीजें बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट सिस्ट बनेगा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? जाके प्लेस जो यूट्रस होगा उसके अंदर अटैच हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है? इट इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस। फिर उसके बाद क्या होगा? जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है बाद में प्लेसेंटा बनेगा। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के बनने के बाद क्या होगा? बच्चे की बॉडी के ऑर्गन्स बनेंगे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ये मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे स्टार्ट होती है। तो पहले
जो गैमिट्स बनते हैं मेल और फीमेल के अपने अपने, वो फिर क्या होगा, इंसेमिनेशन होगी, मेल एंड फीमेल एक दूसरे के एक करीब आएंगे, ठीक है। उसके उससे क्या होगा, मेल से ट्रांसफर होंगे स्पर्म, फिर उसके बाद ये जो स्पर्म एंटर होंगे ये ओ साइड के साथ मिलेंगे, आपके पास फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट आपका मल्टी सेलुलर के अंदर, या के इसके अंदर याद रखो कि डिवीजन होगी माइटोसिस के थ्रू, ये मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट फिर क्या करेगा, प्लेसेंटा में, सॉरी ये यूट्रस में जाके लगेगा, उसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे। और उसके बाद क्या होगा, आपका प्लेसेंटा बनेगा, उसको बोलेंगे प्लेसेंटेशन। और उसके बाद क्या होगा, बेबी के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होगी, उसको बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये 7 की 7 टर्म सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताएं, शाबाश। कोई भी टर्म जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, ये सारी टर्म्स क्लियर है जो मैंने यहाँ पे 7 मेंशन की हुई है सब लोगों को? ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कितनी तरह के ऑर्गन्स होते हैं। देखो जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका प्राइमरी ऑर्गन है और एक आपका सेकेंडरी ऑर्गन है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन? मेल के अंदर जो टेस्टिस है ना, वो प्राइमरी ऑर्गन के अंदर आती है। टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म को बनाना और सेक्स हार्मोन को बनाना। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी ऑर्गन की, सेकेंडरी ऑर्गन में क्या होता है, बेसिकली सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर आपके पास 3 चीजें आती हैं। एक आपके पास आएगा डक्ट्स, एक आपके पास आएंगे ग्लैंड्स जिनको असेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं, और आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया आएगा। अब असेसरी डक्ट के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? एक आपका आएगा रेटिस टेस्टिस, फिर उसके बाद आएगा वेजा एफ्रेंटा, फिर उसके बाद आएगा एपिडिडमस, फिर आपका आएगा वास डेफरन, और उसके बाद आएगा एपिडिडमस। ये सॉरी इजेकुलेटरी डक्ट, ईडी से क्या बनता है, इजेकुलेटरी डक्ट। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास असेसरी डक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आप लोगों ने याद रखना है। इसके अंदर एक आएगा आपका रेटी टेस्टिस, RET, फिर उसके बाद आएगा आपका वास एफ्रेंशिया, या इसको वास एफ्रेंटा भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आएगा एपिडेडमस, फिर आएगा वास डेफरन, फिर आएगा इजेकुलेटरी डक्ट। अभी मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इंशाल्लाह हर चीज आगे हम क्लियर करेंगे कि रेटी टेस्टिस क्या है, वास डेफरन क्या है, लेकिन जस्ट पहले पार्ट्स पता होने चाहिए। फिर उसके बाद है एसेसरी ग्लैंड। 3 तरह के ग्लैंड्स हर बच्चे को पता होने चाहिए। एक आएगा सेमिनल वेजिकल, एक आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक आएगा कूपर ग्लैंड जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखने। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या आता है, पीनस आता है। तो अगर आप लोगों से अब कोई पूछे कि जो पीनस है ये प्राइमरी या सेकेंडरी ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आप लोगों ने सेकेंडरी को पिक करना है। अगर आपसे पूछा जाए सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर कितने पार्ट्स हैं, 3, डक्ट्स का, ग्लैंड्स का और एक्सटर्नल जेनिटिलिया का, फिर आपको उसकी डिवीजन पता होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेस्टिस को, ठीक है, जो आपका प्राइमरी ऑर्गन है। तो देखो सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि टेस्टिस के दीज आर दी प्राइमरी ऑर्गन। ये हर बंदे को पता होना चाहिए। ये मेन के अंदर सिर्फ होते हैं, फीमेल में टेस्टिस नहीं होते, और टेस्टिस 2 होते हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर 2 इन नंबर, दीज आर दी प्राइमरी ऑर्गन, दीज आर ओनली प्रेजेंट इन मेन, ये आपने याद रखना है। अब बात ये है कि ये जो टेस्टिस होते हैं ये नॉर्मली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये कल बच्चे ने क्वेश्चन किया था, आज इंशाल्लाह उसको यहाँ पे डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। देखो आप लोगों ने याद क्या रखना है कि जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है ना, जब बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है 5वें से 6ठे हफ्ते के दरमियान, बेसिकली ये जो टेस्टिस होते हैं ना, ये आपकी किडनी के नीचे पड़े होते हैं। मतलब इनकी जो डेवलपमेंट है ना वो किडनी के नीचे स्टार्ट होती है। ये आपने प्लीज याद रखना है कि अर्ली जो फीटल लाइफ होती है उसके अंदर टेस्टिस की जो डेवलपमेंट होती है वो आपकी पेरिटोनियम में होती है। पेरिटोनियम के अंदर या आपके एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पे होगी, बिलो द किडनीज होगी। बाद में क्या होगा, किडनी से ये नीचे आपका स्कोटम के अंदर चले जाएंगे। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है। देखो लेट्स सपोज ये मेरे पास एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी। इससे ऊपर आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, और नीचे ये आपका जो है ना वो स्क्रोटम पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज द स्क्रोटम। अब मैंने क्या करना है, इस स्क्रोटम के अंदर ये जो मेरे पास लेट्स सपोज आपका टेस्टिस है, जस्ट मैं एक ड्रा करूंगा, सेम दूसरा भी इसी तरह। तो ये मेरे पास क्या है, टेस्टिस है। देखो जो बुक के अंदर टर्म लिखी होती है ना, टेस्टी, TESTI, ये बोलते हैं एक को, और जो TESTES होते हैं ये 2 को बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक की बात करूं तो सेम दूसरे का भी आएगा। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक टेस्टी है। अब इसने क्या करना है, ये आपका पेरिटोनियल कैविटी में है,
इसने नीचे आना है इस स्कोटम के अंदर यहाँ पे। अब ये कैसे आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपके पास ये जो गबर्नाकुलम होता है, कल आप लोगों को पढ़ाया था, वो क्या करेगा, इसकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा कि आपके पेरिटोनियम से, एब्डोमिनल कैविटी से इसको स्कोटम के अंदर लेके आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो अर्ली फीटल लाइफ के अंदर क्या होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है, बाद में इसका डिसेंट डाउन होते हैं आपका कहाँ पे, बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपका स्कोटम के अंदर आएगा। अब अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आए कि जो आपके टेस्टिस हैं जब वो पेट के अंदर होते हैं तो वो कौन सी कैनाल में से गुजर के आपके स्क्रोटम के अंदर आते हैं, तो किसी बच्चे को पता है कि जब टेस्टिस पेरिटोनियल कैविटीज में होते हैं तो पेरिटोनियल कैविटी से जब उन्होंने स्क्रोटम के अंदर आना है, दे विल पास थ्रू विच कैनाल। ये अगर एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आए तो आप लोगों ने इंग्वाइनल कैनाल को पिक करना है, ये आपने प्लीज याद रखना है। तो दिस इज द इंग्वाइनल कैनाल, जिसके अंदर से क्या होगा, आपके टेस्टिस गुजर के आएंगे। अब देखो जब टेस्टिस नीचे गुजर के आएंगे ना, तो साथ में आर्टरी भी होगा, नर्व भी होगा, वेन भी होगा, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर वेन। अब ये जो आर्टरी, वेन और नर्व होते हैं ना, ये बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चर के अंदर पड़ा होता है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। तो स्पर्मेटिक कोड को भी आप लोग इसी तरह याद रखो जैसे गुबर्नाकुलम होते हैं, कि ये बेसिकली टेस्टिस की डिसेंडेंट के अंदर हेल्प करते हैं, इसको नीचे लेके आने में हेल्प करते हैं। और इसके अंदर क्या पड़ा होता है, आपकी आर्टरीज, वेन्स और नर्व पड़ी होती है, ये आपने याद रखना है। और टेस्टिस का जो वेट होता है ना, वो आपका 15 से 20 ग्राम तक होता है, अक्सर बुक्स में उन्होंने 19 ग्राम तक भी लिखा होगा, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद जो टेस्टिस होते हैं वो आपके स्क्रोटम के अंदर होते हैं। स्क्रोटम के बेसिकली दिस इज दी सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरह से पाउच है, ठीक है। ये दो पाउच होते हैं, ठीक है, दो टेस्टिस है तो दोनों का अलग अलग होगा। तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है, स्क्रोटम के इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। पहला मेरा वो आप लोगों से क्वेश्चन है, भाई जो टेस्टिस है इनको नीचे क्यों लेके आना होता है? ऊपर भी तो स्पर्म बन सकते हैं ना, क्या रीजन है आपने इनको ऊपर से नीचे लेके आना होता है? किसी बंदे को आइडिया हो कि टेस्टिस का डिसेंट क्यों जरूरी है स्क्रोटम के अंदर? अब उसकी रीजन बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं कि हमारा जो पेरिटोनियल के अंदर टेम्परेचर होता है ना, वो 37 डिग्री होते हैं ऑन एवरेज, ठीक है। और जो आपका स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर होता है ना, ये 34 होते हैं। तो मतलब ये है कि आपके टेस्टिस के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होनी है। तो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका जो टेम्परेचर है वो बिलो देन 37, बिलो देन कह लो कि 35 36 होना चाहिए, वो 34 तक होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 34 तक है तो आपके जो टेस्टिस है उनको डैमेज नहीं होगा, उनमें स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि ये क्यों जरूरी है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। तो अभी तक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, व्हाट इज स्पर्मेटिक कोड, व्हाई टेस्टिस आर, बाय टेस्टिंग डिसेंट डाउन इनटू स्क्रोटम, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि टेस्टिस आपके प्राइमरी ऑर्गन है। ये बेसिकली अर्ली फीटल लाइफ में पेट में डेवलप होते हैं, बाद में इन्होंने नीचे आना होता है, नीचे के गुबर्नाकुलम की मदद से आएंगे। फिर इसी तरह स्पर्मेटिक कोड भी होता है। स्पर्मेटिक कोड क्या है, बेसिकली ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आर्टरीज, नर्व और वेन्स पड़ी होती है, जो आपके टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन, नर्व है। फिर उसके बाद याद रखना है कि टेस्टिस नीचे क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ऊपर टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता, आपका टेम्परेचर जो है ना वो स्क्रोटम के अंदर बिलो देन बॉडी टेम्परेचर होता है, डेट्स वाई वो नीचे मूव करके आते हैं। तो ये चीजें सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताएं, शाबाश। ये पैरा सबको क्लियर है जो टेस्टिस वाला यहाँ पे लिखा हुआ है? और जो डायग्राम बनाई है ये भी सब बच्चों को क्लियर है कि इस डायग्राम का क्या कंसेप्ट है? ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, उनके जो पेरिटोनियल है उसका टेम्परेचर 37 होता है, ठीक है। आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 पॉइंट समथिंग होते हैं। तो जो आपके स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर होता है मेल के अंदर, वो 34 होते हैं। तो 34 टेम्परेचर होना जरूरी है। अब उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब इसको आप लोगों ने अच्छे से समझना है क्योंकि यहाँ पे सारी आपकी स्टोरी आती है। तो देखो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो आपके टेस्टिस है इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन सी आती है। तो देखो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आएगा, फिर आपके सर्टोली सेल आते हैं, फिर आपके लेडिंग सेल आते हैं, ठीक है। लेडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद रेटिस टेस्टिस आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास वास डेफरन आएगा। फिर उसके बाद आपका एपिडिडमस आएगा। फिर उसके बाद वेस्ट डेफरन है, ठीक है।
और वेस डेफरेंट के बाद इजैकुलेटरी डक्ट है। अब मैं हर एक चीज को डायग्राम के साथ आप लोगों को समझाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इनके नेम लाजमी याद रखने हैं। पहले आपको नेम लाजमी पता होने चाहिए, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टेस्टिस के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं? एक आपने याद रखने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक आपने याद रखने सर्टोली सेल, फिर याद रखना है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। फिर उसके बाद आपने याद रखना है जो मेल की एसेसरी डक्ट्स है, जो मेल की एसेसरी डक्ट्स है, जिसमें रेटी टेस्टिस आते हैं, आपके पास वास एफरेंस आएगा, ठीक है, वाज एफरेंस, और उसके बाद एपिडिडमस आएगा, फिर आपका वेस डेफरन आएगा, फिर आपका इजैकुलेटरी डक्ट आएगा। अब हम इसको डायग्राम के साथ समझते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, सर्टोली सेल क्या है, लीडिंग सेल क्या है, ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स लिखी है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने अच्छे से इसको साथ साथ समझते जाना है। देखो, सबसे पहले ये आउटसाइड क्या है आपका? स्क्रोटम है। जस्ट एक मैंने यहाँ पे स्क्रोटम ड्रा किया हुआ है, दिस इज दी स्क्रोटम, ठीक है। अब देखो, इस स्क्रोटम के अंदर मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई हुई है, जिसको बोलते हैं लोब्यूल। तो ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड लोब्यूल। लोब्यूल क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस के अंदर 3 लेयर्स होती है, ठीक है। एक वो लेयर आपकी जो सबसे बाहर होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है। एक वो लेयर है जो ट्यूनिका वेजिनैलिस के नीचे होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। आपने याद क्या रखना है कि ये जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया है ना, ये क्या करती है, आपके स्क्रोटम के अंदर जाके इस तरह से फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। ये प्लीज आपने याद रखना है। तो हर बंदे को क्लियर है कि लोब्यूल क्या होता है? टेस्टिस के अंदर अगर आपसे पूछा जाए या स्क्रोटम में पूछा जाए कि लोब्यूल क्या, आपने क्या बताना है? इट इज दी या दीज आर दी फोल्डिंग्स ऑफ ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद ये जो लोब्यूल है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लोब्यूल है और ये दूसरा लोब्यूल है। एक लोब्यूल के अंदर 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये आपने याद रखना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ये बेसिकली इस तरह से कोयल या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दीज आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ये बेसिकली आपके पास कोयल स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। और हर टेस्टिस के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने लोब्यूल्स होते हैं, तो आप लोगों ने 200 से 300 लोब्यूल याद रखने हैं। एक टेस्टी के अंदर कितना लोब्यूल होता है? 200 से लेके 300 तक। और हर लोब्यूल के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं? 3 से 4, ठीक है। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं, लोब्यूल क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से शाबाश बताएं। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं एक जो है ना वो आपके पास, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। जस्ट ये मेरे पास एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। अब आप लोगों ने याद क्या रखना है कि ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, इसके अंदर 2 तरह की चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या चीज ड्रा की है, दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब आपने याद क्या रखना है कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं। एक सेल जो क्यूबॉइडल होता है, एक सेल जो क्यूबॉइडल होते हैं, और एक वो सेल है जो कोलमनर होता है। ये प्लीज आपने याद रखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, 2 तरह के सेल होते हैं। एक क्यूबॉइडल होता है और एक कोलमनर होता है। ये जो क्यूबॉइडल सेल होते हैं ना, जो क्यूबॉइडल सेल होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि व्हाट इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बेसिकली वो सेल्स हैं जिन्होंने स्पर्म बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्म की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? अगर एग्जाम में पूछा जाए, इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये सेल आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं और ये क्यूबाइडल होते हैं। अच्छा, ये जो कोलमनर सेल है, ये जो कोलमनर सेल्स है ना आपके, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके पास सर्टोली सेल होते हैं। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखने हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, आप लोगों को अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के अंदर 2 बातें पढ़ी है कि आपके पास एक लोब्यूल होते हैं और उस लोब्यूल के अंदर क्या पड़े होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पड़ी होती है। लोब्यूल के बेसिकली दीज आर दी फोल्डिंग्स ऑफ ट्यूनिका एल्बोजिनिया। अच्छा जी, उसके बाद जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपके कहाँ पे होती है? ये आपके लोब्यूल के अंदर होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बेसिकली दीज आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल। एक क्यूबाइडल है और एक कोलुमनर है। क्यूबाइडल सेल को बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। ये क्यूबाइडल वो सेल है जिन्होंने स्पर्म बनाने। फिर उसके बाद कोलुमनर आपके सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल का काम क्या होता है? बेसिकली ये आगे मैं आपको समझाता हूँ कि जब आपके स्पर्म लेट्स सपोज आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन जाते हैं ना, ठीक है, जब यहाँ पे ये बन जाएंगे तो ये क्या करेंगे, आपके पास जो स्पर्म का हेड होता है ना, वो आपके सर्टोली सेल के पास चला जाएगा। सर्टोली सेल ने इसको नरिशमेंट देनी है। ये याद रख लो, बस इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। तो सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है? सर्टोली सेल बेसिकली कोलुमनर होते हैं। बिल्कुल आप सही बता रहे हो, ये मेल के अंदर जो बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कल हम लोगों ने पढ़े थे, एपिडिडमस वगैरह, वो भी बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद जो सर्टोली सेल है ये क्या करती है? ये बेसिकली आपके पास जो न्यूट्रिशन होगी आपके स्पर्म को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वो कौन से सेल हैं आपके टेस्टिस के अंदर जो प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। वो कौन से सेल हैं जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने वाली प्रोटीन बनाते हैं? दीज आर दी सर्टोली या कोलुमनर सेल। मुझे आप लोग ये बताओ कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, वो कहाँ पे होता है? वो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होगा या इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होगा जहां पे मैंने स्टार बनाया है? किसी बंदे को पता हो? ये एनाटॉमी पढ़ने का आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। तो चीजें क्लियर आप लोगों ने साथ साथ करनी है। देखो भाई, आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपका लेडिंग सेल होते हैं, जो आपके लेडिंग सेल है ना, लेडिंग सेल आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान यहाँ पे पड़े होते हैं आपके लेडिंग सेल। इनको इंटरस्टिशियल सेल इसीलिए बोलते हैं कि ये दरमियान में पड़े होते हैं। अब इन्होंने क्या कराना है? यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बनाना है। अब ये टेस्टोस्टेरोन कैसे जाएगा इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर? बेसिकली ये टेस्टोस्टेरोन आपका बाइंड करेगा इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। तो जो सर्टोली सेल है ना, वो क्या करेंगे? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को बना के बाहर फेंक देंगे। ये क्या करेगी? बाहर आके टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करेगी और बाद में आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को ले जाएगी। और ये टेस्टोस्टेरोन फिर क्या करेगा? स्पर्म की प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेगा। तो जल्दी से मुझे बताएं, हर बंदे को क्लियर है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, सर्टोली सेल क्या है, और लेडिंग सेल क्या है, या इंटरस्टिशियल सेल क्या है? शाबाश, ये सब लोगों को क्लियर हो गया कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, क्वाइडल सेल, कोलुमनर सेल, ये चीजें। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि बेसिकली ये आपके पास रेटिस टेस्टिस या ये सारी स्ट्रक्चर्स क्या होती है। फर्स्ट 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब देखो, ये मैंने जो है ना वो इस तरह से आपके पास ट्यूब लाइक या कोयल लाइक स्ट्रक्चर बनाई हुई है। दीज आर दी, ये क्या है? बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये आगे मिलके क्या बना रही है? इस तरह से ये वाली स्ट्रक्चर। तो जब आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इकट्ठी होती हैं, इकट्ठी होके ये क्या बनाएंगी? एक स्ट्रक्चर बनाएंगी छोटी छोटी कैपिलरीज की फॉर्म में। उसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस क्या है? ये बेसिकली आपका कैपिलरीज का गुच्छ है, ये याद रख लो। जो किस चीज से बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनते हैं। और बाद में क्या होगा? ये जो रेटिस टेस्टिस है, आपने देखा होगा रेड की शक्ल में, यहाँ से एक एक आगे सिंगल जो है ना वो स्ट्रेट आपके पास एक जो है ना वो कैपिलरी या कह लो कि वेसल निकल रही है। इनको बोलते हैं वेजा इफ्रेंटा। ठीक है, वेजा इफ्रेंशिया या वेजा इफ्रेंस, ये आप लोगों ने याद रखने। फिर उसके बाद ये जो वेजा इफ्रेन है, ये मिल के आपने देखा होगा आगे क्या बना रही है? आपके पास एपिडिडमस बना रही है। एपिडिडमस कैसे बनती है? बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ वैस एफ्रेंस, कि जब आपकी वैस एफ्रेंस इकट्ठी होती है तो आपके पास एपिडिडमस बन जाते हैं। ये आपने याद रखना। और एपिडिडमस के डिफरेंट पार्ट होते हैं। ये आपका हेड पार्ट है, ये बॉडी है, और ये इसकी टेल है। मतलब ये आपके पास हेड, बॉडी एंड टेल, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये आपने याद रखना है। और अगर एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आए कि जो आपकी वाजा इफ्रेंस होती है ये कहाँ पे मिलती है, तो एपिडिडमस बनते हैं बेसिकली हेड के पोर्शन में। मतलब ये सारी यहाँ पे इकट्ठी होंगी, ऊपर जाके इकट्ठी होकर ये क्या बनाएंगी? आपका एपिडिडमस बनाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा? ये आपका जो एपिडिडमस है, ये मतलब जितने भी एपिडिडमस छोटी छोटी ये वेसल्स होगी, ये मिलके क्या बनाएंगी? आपका वास्ट डेफरन बना देंगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है?
अब जिस कलर के अंदर ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ ना, उसी कलर के अंदर मैं कोशिश करता हूँ। देखो ये मेरे पास क्या है, आपके पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सारी मिल के यहाँ पे क्या बना रही है, बेसिकली आपका रेटी टेस्टिस बना रही है, ठीक है। और उसके बाद ये रेटी टेस्टिस से क्या निकल रहा है, आपने देखा होगा इस तरह से एक रेड रेड की शक्ल में जो है ना वो वेसल निकल रही है, इसको बोलते हैं वेजा इफ्रन। फिर उसके बाद ये जो वेजा इफ्रन है, ये सारी इकट्ठी मिलके क्या बनाएंगे आपके पास, इस तरह से आपका एपिडिडमस बनाएंगी। एपिडिडमस के तीन पार्ट है, एक आपका हेड है, फिर बॉडी है, फिर टेल है। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद ये जो आपका एपिडिडमस है, ये मिलके क्या बना रहा है, मतलब सारे एपिडिडमस मिलके क्या बनाएंगे, आपका वास डेफरन बनाएंगे। तो जल्दी से बताएं मुझे, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है कि रेटिटेस्टिस के, वास डेफरन के, वास इफ्रन के, एपिडिडमस के, और उसके बाद वास डेफरन के आते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मैंने नीचे आप लोगों के लिए एक और डायग्राम बनाई हुई है। अब इसको भी आप लोगों ने अच्छे से समझना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब ये मेरे पास क्या है, आपका वास डेफरन है, ठीक है, दिस इज द वास डेफरन। और ये आपका क्या ब्लैडर है, ठीक है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ये जो ब्लैक के अंदर दिस वन, ठीक है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। अब आपने देखा होगा कि ये जो वास डेफरन है, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास आ रहा है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब ये आएगा और आके, अब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर यहाँ पे आपका क्या पड़ा हुआ है, सेमिनल वेजिकल, आपके ग्लैंड पड़े हुए हैं। ये सेमिनल वेजिकल से जो डक्ट निकलेगी ना, सेमिनल वेजिकल ग्लैंड की जो डक्ट होगी, वो डक्ट और वैस डेफरन मिल के क्या बनाते हैं, आपकी इजेकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इजेकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है, तो आपका आंसर क्या होगा कि जो इजेकुलेटरी डक्ट है, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ वैस डेफरन एंड सेमिनल वेजिकल डक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो मैंने सारी स्टोरी आपको बताई है, अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आए कि आप मुझे बताओ कि टेस्टिस के अंदर इन 8 में से कितनी चीजें होती है, मतलब आपके स्क्रोटम के अंदर कितनी चीजें इसमें आती हैं, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा, फर्स्ट से लेके 8 तक, मतलब कहाँ तक चीजें आपके टेस्टिस के अंदर पड़ी हुई हैं। तो आप दाओ जी, आप लोगों ने याद रखना है 7 तक, मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोली, लेडिंग, रेटिस, वास इफ्रन, एपिडिडमस एंड वेस डेफरन। ये 7 चीजें आपके टेस्टिस के अंदर पड़ी हुई है, आपके स्क्रोटम के अंदर पड़ी हुई है। स्क्रोटम से क्या बाहर निकलेगा, वैस डेफरन। वैस डेफरन निकल के कहाँ आएगा, आपके ब्लैडर के पास आएगा। और ब्लैडर के पास जब ये आएगा, तो सेमिनल वेजिकल ग्लैंड की डक्ट के साथ मिलके ये क्या बनाएगा, इजेकुलेटरी डक्ट बना देगा। और इजेकुलेटरी डक्ट आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, जहां पे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड स्टार्ट होते हैं। तो अब ये आपका साइड पे क्या पड़ा हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आपको पता है जो आपका ब्लैडर है, ब्लैडर के नीचे क्या आता है, आपका यूरिथ्रा आता है, मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल के अंदर जो यूरिथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है ना, उसको प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा बोलते हैं। फिर उसके बाद ये आपका प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा आगे जा रहा है आपके पीनस के अंदर, तो दिस इज द पीनस, ठीक है। ये जो साइडों पे मैंने जिसके ऊपर पी लिखा है, तो वो यूरिथ्रा का पार्ट जो पीनस के अंदर आ रहा है, उसको बोलते हैं पिनाइल यूरिथ्रा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि जो मेल के स्पर्म होते हैं वो यूरिथ्रा में होते हैं, क्योंकि जो आपका पेशाब होता है ना मेल का, वो भी यूरिथ्रा में ही आता है। और जो मेल के स्पर्म है वो भी यूरिथ्रा में ही आते हैं। तो मतलब ये है कि टेस्टिस ने जो स्पर्म बनाए है ना, उन्होंने बना के उसको कहाँ पे छोड़ दिए, आपके इजेकुलेटरी डक्ट के अंदर। और इजेकुलेटरी डक्ट ने आगे वो स्पर्म कहाँ पे डाल दिए, आपके प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा के अंदर। ये प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा से आगे जाएंगे आपके पेनाइल यूरिथ्रा के अंदर, और पेनाइल यूरिथ्रा से इनका क्या होगा, इजेकुलेशन होगा। तो बताने का मकसद ये है कि आपके जो स्पर्म्स हैं और आपका जो यूरिन होता है ना, ये यूरिथ्रा में ही पड़ा होता है। ऐसा नहीं सोचना कि स्पर्म के लिए कोई अलग कोई चीज पड़ी हुई है जिसमें स्पर्म पड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको बताना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ग्लैंड्स के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, कि ये जो सेमिनल वेजिकल है, ये जो आपके बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, या आपके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनका क्या फंक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे आप लोग ये बताओ कि हमारा जो यूरिन है वो एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है। पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं, हमारा यूरिन एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है, जल्दी से बताएं, शाबाश। जो यूरिन है वो एसिडिक होता है, ठीक है। जो आपके स्पर्म है, अगर आपके स्पर्म को एसिडिक मीडियम चाहिए या अल्कलाइन मीडियम चाहिए, चलो शाबाश ये भी बताओ। आपके स्पर्म को एसिडिक मीडियम चाहिए या अल्कलाइन मीडियम चाहिए। भाई अगर आपके स्पर्म को एसिडिक मीडियम मिलते हैं ना,
तो स्पर्म आपके बेकार है। ये आपने प्लीज याद रखने, ये सब बंदों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब जो स्पर्म है उनको अल्कलाइन मीडियम कैसे मिलेगा? उनको मिलेगा सेमिनल वेजिकल, और ये जो आपका यहाँ पे होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको कूपर ग्लैंड बोलते हैं। बेसिकली ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, अल्कलाइन सिक्रीशन बनाते हैं। और ये अल्कलाइन सिक्रीशंस क्या करेंगी, आपके स्पर्म्स को प्रिवेंट करेंगी। क्योंकि देखो ना, यूरिन एसिडिक होता है, यूरिन के अंदर तो बैक्टीरिया भी होते हैं बहुत सारे, तो इसीलिए ये अल्कलाइन होगा। अब यहाँ पे आती है एक इम्पोर्टेंट बात। मुझे आप लोग ये बताओ कि ये जो रेप लड़कों का या लड़कियों का, उसके अंदर हम लोग जिसने रेप किया होता है उसकी कैसे पहचान करते हैं कि यार इस बंदे ने रेप किया है? उसका जो है ना वो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन जब हम उसकी करते होते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर, हमें कैसे पता चलता है कि यार इस बंदे ने रेप किया है? किसी बंदे को आइडिया नहीं। डीएनए को छोड़ दें, डीएनए को छोड़ दें आप, ठीक है, डीएनए को छोड़ दें। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड आप लोगों ने बताना है कि कैसे पता चलेगा फीमेल के अंदर मेल का स्पर्म आया है या इस बंदे ने जो ना वो रेप किया है। तो भाई देखो, आप लोगों ने याद क्या रखना है, ये जो सेमिनल वेजिकल्स होते हैं ना, ये फ्रुक्टोज बनाते हैं। अब देखो, जब आपके स्पर्म यहाँ पे आएंगे तो उन स्पर्म के अंदर फ्रुक्टोज भी होगा। अब वो बंदा जिसने लड़के के साथ सेक्स किया होगा, तो जारी बात है जब वो इंटरकोर्स करेगा तो स्पर्म के साथ ये फ्रुक्टोज भी बॉडी में जाएगा। तो फीमेल की फिर बॉडी के अंदर क्या होगा, फ्रुक्टोज होगा। तो हमें अगर वहां पे फ्रुक्टोज मिल जाए ना, तो हमें पता चल जाता है फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर कि यार इसका जो है ना वो रेप हुआ है। और फिर इधर से हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसके जो है ना वो किस पर्सन ने किया है। तो वो फिर आगे डीएनए वगैरह वो आगे थोड़ा डिटेल में चला जाता है। लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ, ये जो फ्रुक्टोज है ना, ये बेसिकली आपका फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर हम लोग देखते होते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो हम इसका रेप हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसमें पॉइंट याद रखने हैं। तो सेमिनल वेजिकल का फंक्शन क्या है, देखो सबसे पहले याद रखना है कि ये दो छोटे छोटे क्या फाइब्रोमस्कुलर पोचीज है, ये आपको बताना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सेमिनल वेजिकल के दीज आर दी टू स्मॉल फाइब्रोमस्कुलर पोचीज, जिसके अंदर कोलम्बनर एपिथेलियम होता है, और ये आपके ब्लैडर की पोस्टीरियर साइड पे पड़े होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और इनका काम है बेसिकली आपके पास वास डेफरन के साथ मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाना, और इनका काम है अल्कलाइन सेक्रेशन करना, और उसके बाद आपके पास फ्रुक्टोज को रिलीज करना। और फ्रुक्टोज वैसे भी स्पर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, आपका सारे स्पर्म आ जाएंगे आपके प्रोस्टेटिक जो यूरिथ्रा है। तो जब प्रोस्टेटिक ग्लैंड क्या करेगा, फिर अपनी सेक्रीशन रिलीज करेगा। तो जो आपके पास प्रोस्टेटिक ग्लैंड की सेक्रीशन होती है ना, वो थोड़ी मिल्की होती है। आपने को कि मेल के अंदर जो आपके पास स्पर्म्स होते हैं, अक्सर जो है ना वो आप लोगों ने नोट किया होगा कि वो थिक होते हैं थोड़े से, ठीक है। जो आपके स्पर्म की सेक्रीशंस होती हैं वो थिक क्यों होती है, अगर ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि स्पर्म की सेक्रीशन बाज दफा थिक क्यों होती है और थिक होना क्यों जरूरी है, ये भी एमसीक्यूज है। अब लेट्स सपोज एक कपल है, वो इंटरकोर्स करता है और मेल के स्पर्म जो है ना वो उसकी बॉडी में जाते हैं वजाइना के अंदर, और अगर मेल के स्पर्म थिक नहीं है तो क्या होगा भाई, वो जो सेक्रीशन है वो वापस आ जाएंगी, बाहर हो जाएंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तरह से बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्रीशंस आपकी सारी आउट आ रही हैं। अब उस सेक्रीशन को थिक किया गया है ताकि ये वजाइना के अंदर सरवाइव करे, वहां पे स्टे करे, और बाद में ये स्पर्म यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ जाए। अब वो जो बेसिकली थिक सेक्रीशंस होती हैं वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, मिल्की जो है ना वो सेक्रीशन रिलीज करता होता है। ये जो मिल्की सेक्रीशन है ये फिर आपका जो स्पर्म्स है उनकी सिक्रीशंस को थिक करती हैं, ये आपने याद रखना है। और फिर उसके बाद आपका आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या होता है, इसको कूपर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये बेसिकली आपके जो सिक्रीशंस है उनको अल्कलाइन करते हैं, उसके अंदर जो है ना वो ये हेल्प आउट करते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हर बंदे को ये क्लियर है? जल्दी से बताएं, शाबाश। अब देखो, मैंने आप लोगों को टोटल पाथवे समझा दिया है कि स्पर्म बनेंगे कहाँ पे और बन के आएंगे कहाँ पे, ठीक है। और सारा पाथवे भी बता दिया है कि स्पर्म बन के कहाँ से निकलेंगे और किसकी मदद से आएंगे। मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा स्पर्म बनते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आएंगे रेटिस टेस्टिस के अंदर, रेटिस टेस्टिस से आएंगे वास इफ्रन के अंदर, वास इफ्रन से ये कहाँ पे आएंगे, आपके एपिडिडमस के अंदर, आपके एपिडिडमस से ये कहाँ पे जाएंगे, आपका जो वास डेफरन है
और वास डेफरेंस से ये फिर आगे कहाँ पे जाएंगे, आपके इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, और इजैकुलेटरी डक्ट से ये फिर आगे जाएंगे यूरिथ्रा के अंदर, और यूरिथ्रा से फिर इनकी इजैकुलेशन होगी। ये पाथवे आप लोगों ने याद रखने हैं। तो सब लोगों को क्लियर है, जल्दी से बताएं, शाबाश। सब लोगों को क्लियर है कि ये कैसे जो है ना वो स्पर्म की, देखो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को एनाटॉमी करवाई है, हम आगे पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ठीक है, ओजेनेसिस क्या है, वो आगे टॉपिक आएगा। लेकिन जस्ट यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर चीजें पता होनी चाहिए कि पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है, रेटिस टेस्टिस क्या है, वास एफरन क्या है, एपिडिडमस क्या है। मेरे ने ख्याल के आज के इस लेक्चर से पहले ये चीजें आप लोगों को पता हो, ये किसी को पता थी? सही से बताने, झूठ नहीं बोलना, मैं किसी को कुछ कह तो नहीं सकता, सिंपल सही से बताना, ये चीजें किसको पहले पता थी जो आप लोगों ने आज पढ़ी है? ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे 40% है, ठीक है, 40 में से चलो मान लेते हैं एक दो को अगर पता भी होगा, लेकिन जो है ना वो मेजोरिटी में चीजें नहीं पता थी आपको, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये आप लोगों को किर्गिस्तान में तो कोई कराने वाला नहीं है, ठीक है, ये तो आप लोग की लक है कि आप लोगों को ये चीजें करवाई जा रही हैं। लेकिन यकीन करें कि जब हमारा टाइम था तो हम इन चीजों के लिए जो है ना वो लोगों को ढूंढते थे, ठीक है, हम लोग इन चीजों को ढूंढते थे बिल्कुल। सर आसिफ थे एशियन के अंदर, वो करवाते थे, लेकिन जारी बात है वो भी पूरी एनाटॉमी तो नहीं करवाते थे, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी चीजें, मतलब आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाता था। लेकिन इस तरह से एक एक चीज को जो है ना वो मुश्किल ही आप लोगों को जो है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बंदा पढ़ाएगा। तो इंशाल्लाह बिल्कुल जी आप लोगों के साथ है, तो आप लोगों के इंशाल्लाह एग्जाम्स के अंदर मसला नहीं बनेगा। तो ये आप लोगों का था कि टेस्टिस के अंदर क्या चीज जाती है। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ टेस्टिस, जो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन भी था। तो देखो सबसे पहले याद ये रखना है, टेस्टिस के अंदर ना 3 तरह की लेयर्स होती है। मतलब लेट्स सपोज ये आपका क्या है, स्क्रोटम है, ठीक है, और इस स्क्रोटम के अंदर यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज ये आपके टेस्टिस है, ठीक है। अब स्क्रोटम और टेस्टिस के दरमियान जो सबसे बाहर ये पहली लेयर है ना, इस पहली लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये आपने याद रखना, इट इज दी आउटर मोस्ट लेयर। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका जो ये ट्यूनिका वेजिनैलिस है, इसके नीचे यहाँ पे जो सेकंड लेयर पड़ी होती है ना, जिसने क्या करना होता है, बेसिकली आपकी लोब्यूल बनाने होते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बोजिनिया आपका आएगा, मतलब ये सेकंड लेयर है, ये बिलो दी ट्यूनिका वेजिनैलिस होती है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे सबसे इनसाइड पे आपका आएगा ट्यूनिका वस्कुलेरा, ठीक है, या ट्यूनिका वस्कुलोजा। वस्कुलोजा का मतलब होता है ये वो लेयर है जिसमें कैपिलरीज होती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी, ट्यूनिका वेजिनैलिस। कौन सी लेयर है जो लोब्यूल्स बनाती है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। कौन सी लेयर है जिसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, वस्कुलोजा। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ट्यूनिका वस्कुलोजा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्लीज आप लोगों ने इसके अंदर याद रखने कि अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बोजिनिया या ट्यूनिका वस्कुलोजा क्या है, क्योंकि ये आपसे चीजें पूछी जा सकती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ये मैंने आपको करवा दिया है, मेल के जो सेसरी ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, इनका मैंने फंक्शन आप लोगों को बता दिया है कि ये सेक्रीशंस करते हैं। कोई अल्कलाइन सेक्रीशन करेगा, कोई मिल्की करेगा, कोई फ्रुक्टोज रिलीज करेगा। बेसिकली सबका काम है स्पर्म की मेंटेनेंस करना, स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, स्पर्म्स को प्रिवेंट करना इनको इंजरी से। ये आप लोगों ने याद रखना है। हसन नहीं, ये जो वस्कुलोज है ना, इसमें रेटिस टेस्टिस नहीं आते। जो आपके रेटिस टेस्टिस वगैरह होते हैं ना, वो टिम्का अल्बुजिनिया, इसके अंदर सब कुछ पड़ा होता है, क्योंकि ये लोब्यूल बनाते हैं, ठीक है। आपके टेस्टिस के अंदर और भी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो आपके टेस्टिस को ब्लड वगैरह सप्लाई करती हैं। छोटी छोटी माइनर आर्टरीज वेसल्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, वो आपके इस वस्कुलोजा में आती हैं, लेकिन जो रेटी टेस्टिस वगैरह वो नहीं आएगा इसके अंदर। ये आपने याद रखना है। तो ये आप लोगों का जो है ना वो आज का इसके अंदर जो है ना वो टॉपिक था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रोसेस वेजिनैलिस और ट्यूनिका वेजिनैलिस के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो प्रोसेस वेजिनैलिस के, ये आपके पेरिटोनियम की एक लेयर है, आपके पेरिटोनियम की एक इवेजिनेशन है। ये जो प्रोसेस वेजिनैलिस है ना, मेल के अंदर, मेल के अंदर ये ट्यूनिका वेजिनैलिस बनाते हैं। तो मतलब ये कि मेल के अंदर जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है, ये बेसिकली प्रोसेस वेजिनैलिस से बना हुआ है। ये आपने याद रखना है। ये आप लोगों ने इसमें सिंपल चीज आपको बतानी चाहिए। और फीमेल के अंदर ये कुछ भी नहीं बनाता, ये प्लीज आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये आपका है स्क्रोटम, ठीक है,
और यहाँ पे आपके टेस्टिस है, लेट्स सपोज ये आपके दो टेस्टिस है। जब ये दोनों टेस्टिस आपके नीचे आएंगे ना इस स्क्रोटम के अंदर, तो ऊपर से पेरिटोनियम से ये अपने साथ एक लेयर लेके आएंगे। उस लेयर को क्या बोलते होते हैं? ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये आपने याद रखना है। तो ये जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है ना, ठीक है, जो आपकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये बेसिकली आपकी प्रोसेस वेजिनैलिस की ही एक तरह से कवरिंग है। तो होप सो ये क्लियर होगा सब लोगों को। जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था, मुझे नहीं आइडिया क्या वो क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा। अच्छा, फैजान का क्वेश्चन है जी, यूरोजेनिटल साइनस से प्रोस्टेट और कूपर ग्लैंड बनते हैं। फैजान, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि जो यूरोजेनिटल साइनस है मेल के अंदर वो कूपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड बनाते हैं, फीमेल के अंदर वो आपका स्किनी या बर्थोनिल ग्लैंड बनाते हैं। ये आपने याद रखना। तो शामजा, आपको ये क्लियर हो गया जो क्वेश्चन आपका था, या अभी भी कोई चीज नहीं क्लियर तो बता सकते हैं। कोशिश करें कि क्लास के अंदर जो क्वेश्चन हो वो पूछा करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है, सब बच्चों को समझ भी आ जाएगा। जो गुबरनाकुलम है, देखो गुबरनाकुलम फीमेल में नहीं होगा। गुबरनाकुलम का बचा पार्ट फीमेल के अंदर होगा, जो आपके पास ओवेरियन लिगामेंट और राउंड लिगामेंट बनाएगा। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना कि फीमेल के अंदर ओवेरियन लिगामेंट होता है या राउंड लिगामेंट होता है, ये क्या है? ये बेसिकली गुबरनाकुलम का बचा हुआ पार्ट है। मेल के अंदर ये बेसिकली आपके टेस्टिस को जो है ना वो एक तरह से एंकर करता है स्क्रोटम के साथ। ये आपने याद रखना है। तो सिंपल कल बताया था कि जो गुबरनाकुलम है ये बेसिकली टेस्टिस के मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। हाइड्रोसील वगैरह आगे फिजान पढ़ेंगे, इसको आप लोग अभी स्किप कर दें, इंशाल्लाह आगे देखेंगे। जी बिल्कुल, स्पर्म की प्रोडक्शन होगी और सर्टोली, देखो लेट्स सपोज ये आपका जो है ना वो कोलमनर सेल है, ठीक है, ये कोलमनर सेल है जिसको मैंने सर्टोली सेल बोला है। और यहाँ पे आपका स्पर्म है। ये जो स्पर्म का हेड होता है ना, ये इस सर्टोली इस कोलमनर सेल के अंदर होते हैं। ये यहाँ से न्यूट्रिशन ले रहा होता है। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। अब कल आप लोगों का मेल जो